नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आने वाले नवीन वीडियो आपको तुरंत बेल आइकन से मिलते रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक उपागम में राजनीतिक व्यवस्था उपागम को विस्तृत रूप से समझा था। अब हम आगे आधुनिक उपागम में व्यवहारवादी उपागम को समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, व्यवहारवादी उपागम जिसके नाम से ही हमें विदित होता है व्यवहार अर्थात अनुभव, एक ऐसा अध्ययन जो हमारे व्यवहारिक धरातल पे होने वाली घटनाओं परिघटनाओं का विश्लेषण करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था उपागम डेविड ईस्टन उसके प्रतिपादक थे, उसी प्रकार से व्यवहारवादी उपागम के भी प्रतिपादक डेविड ईस्टन हैं और हेरोल्ड लॉसवेल, जी आमंड और जेम्स कोलमैन हैं। व्यवहारवादी उपागम व्यवहारिक अध्ययन पर आधारित है और व्यवहारिक अध्ययन से तात्पर्य उस अध्ययन से है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले चुनावी प्रतिक्रियाएं, उनका जनता पर या उनके प्रति जनता की क्या राय होती है, क्या मत होता है, उन सभी को प्रभावित करना होता है। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक दलों, दबाव गुटों, जनमत और मतदान आचरण पर विशेष बल दिया है। अर्थात व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यवहारवादी यह बताते हैं कि इस उपागम में राजनीतिक दलों से संबंधित क्रिया प्रतिक्रियाएं, दबाव गुट, जनमत और मतदान आचरण या मतदान व्यवहार किस प्रकार से होता है, इस पर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद तथ्यों के संकलन के लिए उन्होंने कई तरीके जैसे चुनाव परिणाम की समीक्षा और जनगणना आंकड़ों का विश्लेषण, ये दो चीजें इन्होंने बताई हैं कि तथ्यों का संकलन हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में क्या चुनाव परिणाम आए हैं या जनगणना के क्या आंकड़े रहे हैं, इनका अध्ययन व्यवहारवादी उपागम में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यवहारवादियों ने राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने पर बल दिया है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि व्यवहारवादी क्या है, व्यवहारवादी अध्ययन क्या है, अनुभव पर आधारित है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। तो व्यवहारवादी, जिसमें डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवादी अध्ययन में राजनीति क्या है, एक प्योर साइंस है। प्योर साइंस क्यों बताया गया है? क्योंकि यह तथ्यों का संकलन करता है, यह आंकड़ों का संकलन करता है, उसके आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। माइनर विनर और रजनी कोठारी द्वारा संपादित ग्रंथ है भारत में मतदान आचरण। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में मतदान आचरण किस प्रकार होता है या मतदान को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा माइनर विनर और रजनी कोठारी ने की हुई है। एडवर्ड शिल्स की पुस्तक है नए राज्यों में राजनीतिक विकास। इसके अंतर्गत राज्यों में किस प्रकार से राजनीतिक विकास होता है, कौन क्या क्या विषय जो है या क्या क्या बिंदु हैं जो उसको प्रभावित करते हैं व्यवहारिक धरातल पर, इसका इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको माइनर विनर और रजनी कोठारी की पुस्तक भारत में मतदान आचरण, एडवर्ड शिल्स की पुस्तक नए राज्यों में राजनीतिक विकास, इन दोनों पुस्तकों का विशेष ध्यान रखना होगा, आपको याद रखना होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसे पूछा जा सकता है। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। विचारक का नाम देकर भी पूछ सकते हैं कि यह इस विचारक की कौन सी पुस्तक है, या पुस्तक के नाम से विचारक पूछ सकते हैं कि भारत में मतदान आचरण है तो इसके रचयिता कौन है या ये किसकी पुस्तक है, इस प्रकार से। इसके बाद मतदान आचरण पर सामाजिक आर्थिक परिवेश। सामाजिक आर्थिक परिवेश में विद्यार्थियों क्या आता है? जाति आती है, वर्ग आता है, मजहब आता है, मजहब यानी धर्म, क्षेत्रीयता आती है, लोक लुभावन नारे आते हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक कारकों का भी भारी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि दलीय नीतियां क्या हैं, दलीय संगठन क्या है, राजनीतिक स्थिति से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं,
और चमत्कारिक नेतृत्व, ये मतदान आचरण को प्रभावित करता है। मतदान आचरण आप समझ रहे हैं ना कि मत देने में हमारा क्या व्यवहार है, मतलब आचरण मतलब व्यवहार, कि हम मत देने जाते हैं या मत डालने जाते हैं, हम किसी पार्टी को मत देते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को मत देते हैं, तो क्या प्रभाव हमारे पर पड़ा, क्या चीज़ हमने देखी उसके अंतर्गत। तो या धर्म के आधार पर दे रहे हैं, या क्षेत्र के आधार पर दे रहे हैं, या उसके जो नारे हैं, जो उसने लोक लुभावन जो नारे दिए हैं वो दे रहे हैं, उसके आधार पर उसको मत दे रहे हैं, या उसकी दल की जो नीतियां हैं वो बहुत प्रभावित कर रही हैं मुझे, तो इसलिए मैं उसको मत दे रही हूँ, या संगठन बहुत शक्तिशाली है या प्रभावशाली है उस पर मैं दे रही हूँ, या उसकी राजनीतिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, या उसकी राजनीतिक स्थिति इस प्रकार की है कि वो स्वतंत्रता संग्राम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है इसलिए है, या उसमें जो व्यक्ति विशेष है, जो अध्यक्ष है, जो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाला है, उसका नेतृत्व बहुत चमत्कारी है। तो हमने मत देने में हम लोगों को या आम जनता को, आम नागरिक को किन मुद्दों ने प्रभावित किया है, यह भी बात इससे जुड़ी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद उपागम आता है राजनीतिक विकास उपागम। राजनीतिक विकास उपागम से अभिप्राय क्या है? राजनीतिक विकास उपागम तो विकास में किसका अधिक मतलब अधिक प्रबलता रहती है? राजनीतिक विकास में प्रबलता रहती है आर्थिक कारणों की। अगर आर्थिक रूप से हम प्रबल हैं, सक्षम हैं, सशक्त हैं, तो निश्चित रूप से हमारी राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, हमारा रहन सहन का स्तर, ये सब ही परिपक्व होता है और अधिक विकसित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विचारक हैं जो ये कहते हैं कि राजनीतिक विकास जो है वो आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। तो राजनीतिक विकास उपागम को मानने वाले विचारकों में या इसको लोकप्रिय बनाने में किनका अधिक योगदान रहा है? उसमें माइनर विनर का है, जेम्स कॉलमैन का है, डी रस्टो का है, जॉर्ज ब्लैकस्टीन का है, माना जाता है। इसके बाद माइनर विनर हैं, माइनर विनर ने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की राजनीति को अपने अध्ययन का विषय बनाया है। मतलब माइनर विनर ने राजनीतिक विकास उपागम का जो अध्ययन किया है या राजनीतिक विकास का जो अध्ययन किया है, उसमें किन क्षेत्रों को लिया है या किन राज्यों को लिया है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, इनकी राजनीति को मद्देनजर रखते हुए ही इन्होंने इसका अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक विकास उपागम या राजनीतिक विकास क्या है। कई लेखकों ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास का पर्याय माना। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी कहा आपसे कि राजनीतिक विकास किस पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। अर्थात जो व्यवस्था आर्थिक व औद्योगिक विकास में सहायक बने वह राजनीतिक दृष्टि से भी विकसित समझी जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है विभिन्न लेखकों का? उनका तात्पर्य ये है प्रिय विद्यार्थियों, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से अगर हम मजबूत हैं तो निश्चित ही हम जो है राजनीतिक दृष्टि से भी सबल होंगे। कार्ल फ्रेडरिक इस विचार से सहमत नहीं है। उन्होंने क्या कहा कार्ल फ्रेडरिक ने कि मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ? उनके अनुसार सोवियत संघ इस बात का सबूत है कि निरंकुश शासन प्रणालियां भी आर्थिक व औद्योगिक विकास की शर्त पूरी कर सकती हैं। इसलिए आर्थिक विकास के आधार पर ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित नहीं माना जा सकता। इसलिए आर्थिक विकास के आधार पर ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित नहीं माना जा सकता। मतलब इसमें शायद 2 लाइन मैंने एक साथ लिख दी, रिपीट कर दिया कि उनका कहने का तात्पर्य यह है कि सोवियत संघ जिस प्रकार से औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य था, लेकिन उसकी राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? निरंकुश थी, है ना। तो राजनीतिक दृष्टि से वह बिल्कुल सशक्त नहीं था। समझ में आया प्रिय विद्यार्थियों क्या कहना चाह रहे हैं कार्ल फ्रेडरिक? वो ये कहना चाह रहे हैं कि मात्र आर्थिक विकास के हो जाने से ही राजनीतिक व्यवस्था सही या कहते हैं कि विकसित नहीं हो सकती है। इसी कारण से राजनीतिक व्यवस्था की निरंकुशता के कारण से ही सोवियत संघ बिखर गया। इसके बाद लुशियन पाई हैं। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास 3 शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है: समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक विकास उपागम जो है उसका एक विस्तृत अध्ययन, एक व्यापक अध्ययन, एक सटीक अध्ययन जिसका माना जाता है वो लुशियन पाई का माना जाता है। इन्होंने 3 शब्दों पर विशेष ध्यान दिया है: समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण।
एक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में समानता की भावना देखने को मिलती है। सभी व्यक्ति राज्य के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह राजनीतिक व्यवस्था अधिक विकसित होगी जहाँ पे रहने वाले सभी लोग, राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोग समान होंगे, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति राज्य के कार्यों में एक्टिव होकर, सक्रिय होकर, सजग होकर, जागरूक होकर अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। इसके बाद बात आती है क्षमता की। क्षमता का क्या अर्थ है? क्षमता का अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था सार्वजनिक मामलों का उचित प्रबंधन करे, सभी तरह के विचारों का ठीक ठीक निपटारा करे और जनसाधारण की समस्याओं का सामना करने की क्षमता रखता हो। कहने का तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि जनता की समस्याओं का वह समय समय पर निपटारा करे, अर्थात समस्याओं का समाधान करे। किसी प्रकार की अगर जनता के अंदर, राज्य के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसका उचित प्रबंधन करे। समझ में ही विद्यार्थियों बात। उसके बाद आता है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का क्या अर्थ है? बहुत सारी शासन संरचनाओं का होना, जिससे कि हर संरचना एक विशेष प्रकार का कार्य करे और अपने क्षेत्र में विशेष निपुणता हासिल कर सके, अर्थात विधायी, कार्यकारी, न्यायिक शक्तियां किसी एक व्यक्ति या निकाय के हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर विशेष कार्य के लिए एक विशिष्ट योग्यता वाला निकाय ही चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है लुशियन पाई का? लुशियन पाई कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में शासन संरचनाएं जो हैं वो विशेष प्रकार का कार्य करती हैं। कार्यपालिका अपना कार्य करती है, व्यवस्थापिका अपना करती है और न्यायपालिका अपना कार्य करती है। कोई भी संरचना किसी अपने दूसरी संरचना के या दूसरी शासन संरचना में इंटरफेयर नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे, वह अपना काम सहजता से और सजगता से करती रहे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये निकाय इस प्रकार से कार्य करें कि कोई भी निकाय एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे और केंद्रित भी ना हो। मतलब हाथों में निकाय जो है, निकाय के हाथों में केंद्रीकरण की भी स्थिति नहीं होनी चाहिए, अर्थात विकेंद्रीकरण की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि हर एक निकाय अपनी एक विशिष्ट योग्यता लिए हुए होता है। समझ में आया विद्यार्थियों मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं यह कहना चाह रही हूँ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका विशिष्ट योग्यता वाली संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं अपने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य करती हैं। अगर ये अपना कार्य सजगता से करेंगी, जागरूकता से करेंगी, अनुशासन से करेंगी, तो क्या स्थिति रहेगी कि उससे यह पता चलता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति विकासमान है, मतलब विकसित अवस्था की ओर है, मतलब अनुशासित है। तो इसी प्रकार से लुशियन पाई ने 3 बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया: समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। इसके बाद एसपी वर्मा कहते हैं उनके शब्दों में, लुशियन पाई का विचार था कि किसी भी विकासशील व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उसमें समानता, क्षमता, विशिष्टीकरण इन तीनों लक्षणों की खोज की जानी चाहिए और जिस मात्रा में इन लक्षणों का विकास हुआ उसी के अनुपात में कोई व्यवस्था उन्नत मानी जाएगी। क्या मतलब हुआ? यही जो मैंने अभी बताया। मैंने अभी आपसे कहा था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो विशिष्ट संस्थाएं हैं, निकाय हैं, ये अपना समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण मतलब किस प्रकार से इन तीनों लक्षणों को बनाए रखती हैं, किस गति से, किस मात्रा में, है ना, उसका इन लक्षणों का विकास हुआ है, उसी के अनुपात में ही व्यवस्था उन्नत मानी जाएगी। समझ में आया प्रिय विद्यार्थियों? इसके बाद अतुल कोहली कहते हैं, अतुल कोहली की पुस्तक है भारतीय लोकतंत्र की सफलता। प्रिय विद्यार्थियों याद रखिएगा, अतुल कोहली की पुस्तक है भारतीय लोकतंत्र की सफलता। एक प्रमुख संदेश यह है कि भारतीय लोकतंत्र को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की देन मानना गलत है। कौन कहता है ये? अतुल कोहली कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को ब्रिटिश शासन की, औपनिवेशिक शासन की देन नहीं मानना चाहिए। यदि यह ब्रिटिश शासन की ही देन होता तो पाकिस्तान में भी लोकतांत्रिक सरकारें चलती। सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान भी ब्रिटिश शासन के अधीन ही था।
लोकतंत्र एक खास तरह की वैचारिक पृष्ठभूमि में पनपता है। अतुल कोहली कहते हैं कि जो खास तरह की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो कहाँ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है भारत में, क्योंकि भारत जो है एक बहुल संस्कृति वाला देश है जहाँ पे हिंदुत्व की संस्कृति बसती है और हिंदुत्व की संस्कृति सभी को अपने में आत्मसार करने की होती है। इसीलिए यहाँ पे लोकतंत्र जो है अपनी एक सफल लोकतंत्र के रूप में उसने एक प्रमाण प्रस्तुत किया है। इसके बाद रजनी कोठारी ने भी यह माना है कि जातीय भेदभाव और आर्थिक विषमताओं के बावजूद बहुलवाद भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक अनिवार्य अंग है। इसके फलने फूलने से देश के कई मजहबों का योगदान रहा है, पर मुख्य रूप से इसके लिए हिंदू संस्कृति का सात तत्व उत्तरदायी है। रजनी कोठारी भी यही कहते हैं कि हमारी जो भारतीय परंपरा है वो कैसी है, बहुलवादी है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं और सब फलते फूलते हैं। किसी को किसी प्रकार का भी किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और सभी को समान, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। क्या मतलब हुआ, वो मुख्य रूप से किस लिए है, क्योंकि यहाँ हिंदू संस्कृति का सार तत्व यही है कि हमने सभी को संभाल लिया है, सभी को ही हमने अपने अंदर समाहित कर लिया है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी संस्कृति का हो। इसी प्रकार से अतुल कोहली कहते हैं, विभिन्नता में एकता की चर्चा करते हुए इस बात पर बल दिया कि भारतीय लोकतंत्र को संघीय ढांचे से बड़ी ताकत मिली। भारत जैसे विशाल देश में विकेंद्रित ढांचा अनिवार्य था। भारत ने संघ शासन का जन्म उन प्रांतों को स्वायत्ता राज्य का दर्जा देने से हुआ जो ब्रिटिश शासन के दौरान केंद्र सरकार के अधीन थे। इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि अतुल कोहली कहते हैं कि विभिन्नता में एकता की चर्चा, मतलब हमारा जो भारत राज्य है वो कैसा राज्य है, विभिन्नता में एकता रखता है। मतलब भारतीय लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है, विभिन्नता में एकता रखता हुआ लोकतंत्र है। इसमें संघीय ढांचे को महत्ता प्रदान की गई है। संघीय ढांचे को महत्ता क्यों प्रदान की गई है, क्योंकि राज्यों को भी विशेष दर्जा दिया गया। उनका भी विधायी निर्माण में एक अहम भूमिका होती है। इसी प्रकार से अब हम आधुनिक उपागमों की जितने भी हमने अभी आधुनिक उपागम पढ़े, हम अभी तक 4 आधुनिक उपागम पढ़ चुके हैं प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम और राजनीतिक विकास उपागम। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इनमें विशेषताएं क्या निकल के आती हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आधुनिक विद्वानों का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है। व्यवस्था विश्लेषण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के कारण राजनीति में वैज्ञानिक विधियों का जोर शोर के साथ अपनाया जाने लगा है। आधुनिक विद्वानों ने सर्वेक्षण किए हैं, आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश की है तथा लोकमत जानने की विधियों का इस्तेमाल किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक विद्वानों का क्या मतलब हुआ कि व्यापक क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि जब हम व्यवहारवादी अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विकास का हम अध्ययन करते हैं, तो इनमें कौन सी विधियों को अपनाया गया है, इनमें साइंटिफिक विधियों को अपनाया गया है, लोगों से मिला गया है, लोगों के आचरण को जाना गया है, उनके व्यवहार को जाना गया है, तब जाकर के कोई लोकमत निकला है, कोई निष्कर्ष निकला और तब जाकर के कोई निष्कर्ष निकलने के बाद यह पता लगा है कि यह उपागम हमारे लिए कितना उपयोगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक उपागम हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। उसके बाद आधुनिक लेखकों की रचनाओं में राजनीतिक संस्कृति पर विशेष बल दिया गया है। जातीय मजहबी भेदभाव और शिक्षा के स्तर, उद्योगों के विकास और यातायात व संचार साधनों को समझे बिना राजनीति का समुचित अध्ययन संभव ही नहीं है। इन सभी का अध्ययन किए बिना हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का या आधुनिक राजनीतिक उपागम का हम अध्ययन कर ही नहीं सकते। आधुनिक विद्वान ये मानकर चलते हैं कि औपचारिक संस्थाएं, कौन सी, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ अनौपचारिक राजनीति या अनौपचारिक संस्थाएं हम कह सकते हैं, चुनाव, मतदान आचरण और शक्ति के लिए संघर्ष और दबाव समूह है ना, गुट समूह जिसे हित समूह भी कहते हैं, इन सब का अध्ययन भी करना होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक विद्वान कहते हैं कि हमें संरचनाओं का अध्ययन तो करना ही है, साथ में हमें अनौपचारिक संरचनाओं का भी अध्ययन करना होगा, तभी जाकर के हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं या कोई हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आधुनिक रचनाएं
तुलनात्मक अध्ययन का परिचय देती हैं। अब भारतीय राजनीति की समीक्षा सिर्फ भारत तक सीमित न रहकर सभी विकासशील देशों के विश्लेषण पर बल देती है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ? आधुनिक रचनाएं अर्थात आधुनिक उपागम जो है वो ये कहता है कि आधुनिक उपागम सिर्फ ये नहीं कि भारत का अध्ययन कर लिया, भारत के साथ जैसे हमने श्रीलंका का अध्ययन किया, भारत के साथ हमने बांग्लादेश का, भारत के साथ हमने अफगानिस्तान का, भारत के साथ हमने नेपाल का, भारत के साथ हमने पाकिस्तान का। इस तरीके से हम एक अपने देश का दूसरे देशों के साथ जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब ही आधुनिक उपागम या कोई एक व्यवस्थित विश्लेषण जो है या एक व्यवस्थित अध्ययन जो है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक उपागम की कुछ आलोचना है ना, जिसमें पहला आता है, विभिन्न विद्वानों की धारणा यह है कि व्यवस्था विश्लेषण ने राजनीति को समाजशास्त्र की एक शाखा बना दिया है। क्योंकि आधुनिक मतलब देखा जाए तो राजनीति को मतलब राजनीतिक व्यवस्था उपागम या राजनीति विकास उपागम, जितने भी हमने उपागम पढ़े हैं, इसको किसके साथ जोड़ दिया है? समाजशास्त्र के साथ जोड़ दिया है। ऐसा कहा है कि राजनीति नहीं रहकर क्या हो गया, समाजशास्त्र बना दिया है। ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवहारवादियों ने भी राजनीतिक विषयों का इतना वर्णन नहीं किया जितना वर्ग जाति धर्म का किया है। क्योंकि वर्ग जाति धर्म का किस में अध्ययन आता है? प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र में आता है। तो वो कहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों आप ये जाने कि राजनीति जो है सभी विषयों से संबंधित है। क्योंकि राजनीति का जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो अंतर्विषयक विषयों सभी विषयों से इसका अध्ययन किया जाता है। तो समाज में रहने वाले लोग हैं, लोगों को अलग थोड़े ना किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्ग जाति धर्म सभी के साथ मिलकर के राजनीति का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार ये खतरा पैदा हो गया है कि वही कहीं राजनीति विज्ञान का अपना अस्तित्व समाप्त न हो जाए। तो आलोचक कहते हैं कि अगर हमने समाजशास्त्र का अध्ययन करना है तो समाजशास्त्र का अध्ययन करें, राजनीति का अध्ययन करना है तो राजनीति करें, राजनीति को समाजशास्त्र से ना जोड़ें। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। राजनीति को समाजशास्त्र से जोड़ा नहीं गया है, लेकिन राजनीति समाज में ही विद्यमान है। तो इसलिए वर्ग जाति और धर्म का भी हमें अध्ययन करना होगा। राजनीति विज्ञान कभी भी एक शुद्ध विज्ञान नहीं बन सकता, ठीक है, राजनीति एक शुद्ध विज्ञान नहीं बन सकता, लेकिन विज्ञान की कसौटी पे उतर सकता है, ऐसा है। प्रश्नावली सर्वेक्षण की विधियां कई बार हमें किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाती। कई बार चुनाव परिणाम चुनाव सर्वेक्षणों के ठीक विपरीत साबित हुए हैं। जहां तक मजहबी निष्ठाओं, भाषाई उन्माद अथवा किसी क्षेत्र विशेष के लिए मर मिटने की भावना का प्रश्न है, उसकी ठीक ठीक नापतोल कैसे की जाए। बिल्कुल सही, आलोचक सही कहते हैं, लेकिन यह आलोचना तब सत्य प्रतीत होती है जब राज्य में रहने वाले जनता या राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं, लोग हैं, उनका व्यवहार तुरंत गति से मतलब बदलता हो, परिवर्तित होता हो, तभी जाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि राजनीति विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। लेकिन राजनीति विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान किस लिए है? क्योंकि जब हमने तथ्य इकट्ठे किए हैं, आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उनके आधार पर हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसे हम राजनीति विज्ञान ही कहेंगे। इसके बाद एक अंतिम आलोचना आती है कि विभिन्न आधुनिक विद्वानों का विश्लेषण यथापूर्व स्थिति का समर्थन करता है। इन विद्वानों ने उग्र क्रांतिकारी परिवर्तनों का विरोध किया है और इस तरह के उपाय सुझाए हैं जिससे कि वर्तमान व्यवस्था चाहे वह कितनी भी अनुचित या न्याय विरुद्ध क्यों न हो, चलती रहे। आधुनिक विद्वानों का विश्लेषण और पूर्व स्थिति का समर्थन करना, इन विद्वानों ने उग्र क्रांतिकारी परिवर्तनों का विरोध किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं, हमें उसी विषय का अध्ययन करना है। यदि हम आतंकवाद का अध्ययन करते हैं तो हमें आतंकवादी गतिविधियों का, आतंकवादी घटनाओं का, इन सब का हमें अध्ययन करना होगा। तो हमें अपने आधुनिक उपागम को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, उसे शुद्ध वैज्ञानिक बनाने के लिए और अधिक हमें इसे गहराई से इसका अध्ययन करना होगा और अधिक हमें सर्वेक्षण करने होंगे, तभी आधुनिक उपागम जो है अधिक वैज्ञानिक बन सकता है। अंत में इन आलोचनाओं से हम आंशिक रूप से ही सहमत हो सकते हैं। आधुनिक अध्ययन पद्धतियों की खूबियों की चर्चा पहले ही हमने बहुत कुछ हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, जैसी विशेषताओं में बताई गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अध्याय हमारा हम यहाँ समाप्त होता है। अब अगला अध्याय जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है, हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अगला जो अध्याय है वो है भारतीय राज्य का स्वरूप किस प्रकार का है। धन्यवाद।